Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic oligosaccharides. So let's start. So अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करें तो उन्हें हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में एंड पॉलीसेकेराइड्स में. सो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इनमें सिर्फ एक शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है. क्योंकि देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर. वहीं अगर ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो ओलिगो मतलब क्या होता है? फ्यू, मतलब कि इसमें कुछ ही मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में अटैच होकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है. सो मोनोसेकेराइड यूनिट कितनी अटैच हो सकती है? 2 to 10 तक अटैच हो सकती है. वहीं अगर देखिए 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में अटैच हो रही है तो उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स में रख सकते हैं, ऐसी शुगर को. अब यहाँ पे हम ओलिगोसेकेराइड्स को नंबर ऑफ शुगर यूनिट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. किस तरीके से? 2 शुगर यूनिट आपस में अटैच होगी तो डाइसेकेराइड, 3 शुगर यूनिट आपस में अटैच होगी तो हम उन्हें ट्राइसेकेराइड बोल सकते हैं. वहीं 4, 5 होगी तो टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड. इस तरीके से 10 तक हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ जनरल फॉर्मूला दे रखा है डाइसेकेराइड्स का एंड ट्राइसेकेराइड्स का. सो अगर इसे मोनोसेकेराइड के फॉर्मूला से कंपेयर करें, सो मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला होता है CnH2 का होल एन. लेकिन यहाँ पे देखिए तो H2 1 दे रहेगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कम है. और वहीं ट्राइसेकेराइड में क्या दे रखा है? 2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है. सो इस तरीके का अगर हम देखें तो ऐसा क्यों? सो 2 शुगर यूनिट जब आपस में अटैच होगी तब हम उन्हें 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 क्या बोल देंगे? डाइसेकेराइड्स बोल देंगे. डाइसेकेराइड्स में दे रखा है कि -1 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है. सो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे साथ ही क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा. ट्राइसेकेराइड की बात करें तो 3 शुगर यूनिट आपस में अटैच हो रही है और यहाँ पे बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और साथ ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से भी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा. सो इसलिए यहाँ पे -1 एंड -2 दे रखा है. टेट्रासेकेराइड का फॉर्मूला भी हम इस तरीके से देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे क्या होगा? टेट्रासेकेराइड में 4 शुगर यूनिट आपस में अटैच होगी और फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर इसका? CnH2O का होल एन. अब यहाँ पे माइनस की जगह हम क्या रखेंगे? देखिए 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं तो 3 ही वाटर मॉलिक्यूल लॉस होएगा तो यहाँ पे -3 आ जाएगा. नेक्स्ट हम देखें जब शुगर यूनिट आपस में अटैच होकर ओलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करती है. सो यहाँ पे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? सो शुगर कैन बी जॉइन टू वन अनदर बाय कोवेलेंट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल. सो शुगर कौन सी मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जॉइंट होती है. वो मोनोसेकेराइड क्या है? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? मोनोमर बोल सकते हैं. मोनोमर ही आपस में अटैच होकर क्या बनाती है? लार्ज मॉलिक्यूल बनाती है या पॉलीमर बनाती है. तो यहाँ पे शुगर यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हो रहे हैं और उसी का हम क्या बोलते थे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला देख रहे थे तब हम बोल रहे थे कि 2 शुगर यूनिट अटैच हो रही है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है. 3 शुगर यूनिट आपस में अटैच हो रही है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है. सो यहाँ पे देखिए व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल मॉलिक्यूल. ओके, सो यहाँ पे 2 शुगर यूनिट आपस में अटैच होकर क्या बना रही है? डाइसेकेराइड. वाइल गिविंग अप और रिलीजिंग ए स्मॉल मॉलिक्यूल वी सेड दैट अ कंडेंसेशन रिएक्शन हैज अकर्ड. सो शुगर यूनिट आपस में अटैच होकर क्या कर रिलीज कर रही थी? वाटर मॉलिक्यूल. तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बनना या शुगर का आपस में अटैच होना कौन सी रिएक्शन है? कंडेंसेशन रिएक्शन. जिसमें सिंपली क्या देखना है हमें कि जो अगर कोई 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं तो एक कोई सा भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होना चाहिए, उसे ही क्या बोल देते हैं हम? कंडेंसेशन रिएक्शन. अब यहाँ पे देखिए ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज एनालोगस टू पेप्टाइड बॉन्ड विच जॉइन अमाइनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स. ओके, सो अमाइनो एसिड्स भी क्या है? मोनोमर है और ये क्या बनाते हैं? आपस में अटैच होकर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन अमाइनो एसिड्स के बीच के बॉन्ड का क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड. लेकिन एक चीज़ सिमिलर है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की तरह ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है. तो इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बनना क्या कहलाती है? एक तरह की कंडेंसेशन रिएक्शन है. इसीलिए इनको बोला है कि एक दूसरे की क्या एनालोगस है. Glycosidic bonds are readily hydrolyzed by acid but resist cleavage by base. So हम देख रहे हैं कि मोनोमर ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पॉलीमर. अब पॉलीमर का ब्रेक डाउन करना है तो क्या किस तरीके से उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं? तो एसिड से इजीली क्या है? उनके बीच के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ा जा सकता है. इजीली क्या है? पॉलीमर से मोनोमर में कन्वर्ट किया जा सकता है.
नेक्स्ट अगर देखें तो अभी हमने देखा कि शुगर यूनिट आपस में अटैच होकर ओलिगोसेकेराइड्स बना रही है, उनके बीच के बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं। लेकिन किस तरह का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स शुगर बना सकती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में देख रहे हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन एटम ऑफ एन अल्कोहल इज कॉल्ड ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। सो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज का, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी शुगर का एनोमेरिक कार्बन किससे बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है एनोमेरिक कार्बन है और ये कोई अल्कोहल है, तो यहाँ पे इस अल्कोहल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है एनोमेरिक कार्बन का। एनोमेरिक कार्बन किससे, ऑक्सीजन से बना रहा है ना, इसलिए इसी को क्या बोल देते हैं हम, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल देते हैं। और अगर एनोमेरिक कार्बन आपको पता हो तो शुगर में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। जो फर्स्ट कार्बन होता है, जिस जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, उसी के कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, और यही बॉन्ड बनाता है एल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ। सो यहाँ पे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रोमिनेंट व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग पॉलीमर्स। तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे शुगर की में हमें पता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वहीं एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। सो एक शुगर का हम मान सकते हैं कि एनोमेरिक कार्बन होगा और दूसरी शुगर का एल्कोहलिक ग्रुप आपस में अटैच होगा। ठीक है, तो दो शुगर आपस में अटैच होगा, ये वाली फर्स्ट कार्बन का कार्बन है और ये सेकेंड वाली का कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो इस तरीके से दो शुगर आपस में अटैच हो गई। तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहाँ देखने को मिलता है, जब शुगर आपस में अटैच होती है। वहीं अगर हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, द ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ शुगर एंड द नाइट्रोजन एटम ऑफ एन एमाइन इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो देखिए, देखा जाए तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की शुरुआत कौन कर रहा है, एनोमेरिक कार्बन। किसी भी शुगर का एनोमेरिक कार्बन क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फर्स्ट शुगर का तो एनोमेरिक कार्बन हो गया। अब सेकंड का क्या है, नाइट्रोजन एटम। सो यहाँ पे इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होगा। तो ये कोई एमाइन है, ठीक है, जिसमें एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को एमाइन बोल देते हैं। और एमाइन में क्या, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उसी से कार्बन क्या है हमारा, किसी शुगर का एनोमेरिक कार्बन अटैच होकर बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो सिंपली यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एनोमेरिक कार्बन किससे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन से कर रहा था इसलिए इसे ओ ग्लाइकोसिडिक बोल दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन से कर रहा था इसलिए इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दिया। और यहाँ पे देखा जाए तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड टू राइबोस यूनिट्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड्स। सो न्यूक्लियोसाइड्स अगर समझ में नहीं आता तो जैसे डीएनए आरएनए है, डीएनए आरएनए में हमें पता है राइबोस शुगर होती है जो कि एक 5 मेंबर्ड रिंग वाली होती है ना, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। और नाइट्रोजनस बेसिस जो हमारे एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये होते हैं ना, ये जो राइबोस से अटैच होते हैं वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू ही अटैच होते हैं। किस तरीके से, इसे अब हम यहाँ देख सकते हैं। पहले तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एनोमेरिक कार्बन ये वाला है, ये और एल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। सो यहाँ पे ये मेथेनॉल होगा कोई, ये कुछ इस तरीके से होगा और इसके ऑक्सीजन से यहाँ पे फिर बॉन्ड बना लिए इस एनोमेरिक कार्बन ने। तो ये कौन सा है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जरूरी नहीं है, शुगर नहीं है, कि यहाँ पे क्या है, ये एल्कोहल के ऑक्सीजन से, क्योंकि हमने ओ ग्लाइकोसिडिक में वही देखा था कि एल्कोहल के ऑक्सीजन से बनाते हैं। सो वो एल्कोहल या तो शुगर का हो सकता है या किसी अदर कंपाउंड का हो सकता है। सो यहाँ पे क्या बना, अल्फा डी मेथाइल ग्लूकोज। नेक्स्ट अगर हम देखें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्या होता है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमने देखा था कि हमारे डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोसाइड्स जब बनते हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो फॉस्फेट है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेसिस है एडिनिन, और ये है राइबोस शुगर। सो राइबोस शुगर जो 5 मेंबर रिंग होती है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है या बोल सकते हैं एनोमेरिक कार्बन है। ये इस बेस के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेकेराइड। तो हमने पहले क्या पढ़ा है, ओलिगोसेकेराइड्स पढ़ा है। ओलिगोसेकेराइड्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड वगैरह। सो डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, जब दो शुगर यूनिट आपस में अटैच होती है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, डाइसेकेराइड बोल देते हैं।
यहाँ पे डाइसेकेराइड के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि इन्हें नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग में क्लासीफाई किया है। सो यहाँ पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं? शुगर में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो कीटोन होता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। सो एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर देखें तो ये कौन सी पोजीशन पे होता है? फर्स्ट पोजीशन पे। वहीं कीटोन होता है, सॉरी हाँ कीटोन होता है सेकंड पोजीशन पे। सो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। ओके, सो किसी भी शुगर के अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर फ्री है तो ऐसी शुगर को बोला जाएगा कि वो शुगर है रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अगर किसी शुगर के एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री है तो उस इस शुगर को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर ये फ्री है तो ये क्या करेंगे? रिएक्शंस देंगे। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शंस करवाते ना तो ये उसको रिड्यूस्ड कर देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। वहीं नॉन रिड्यूसिंग इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोन ग्रुप क्या होंगे? फ्री नहीं होंगे। मतलब बॉन्ड बना लेंगे तो इनकी रिंग क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो मतलब कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे किसी रिएक्शंस में। तो इस तरह की जो शुगर होगी वो क्या करेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगी, इसलिए बोला इसको नॉन रिड्यूसिंग। सो यहाँ पे सिंपली नॉन रिड्यूसिंग में हमने दो तरह की लिंकेज देखेंगे और रिड्यूसिंग में भी दो तरह की लिंकेज देखेंगे। सो सिंपली अगर हम देख रहे हैं कि C1 और C2 पर ही हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनका फ्री होना क्या होता है? फ्री है तो रिएक्शंस देंगे, नहीं है तो रिएक्शंस नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए ये वाली फर्स्ट शुगर का कार्बन है और ये सेकंड शुगर का कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए एनोमेरिक कार्बन ही इन्वॉल्व हो रहे बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो इसलिए कौन सी शुगर हो गई? नॉन रिड्यूसिंग में इस तरह का लिंकेज होगा। वहीं एक और लिंकेज कौन सा प्रेजेंट हो सकता है? C1 एंड C2 वाला। तो ये वाली तो कीटोन होगी और ये वाली कोई एल्डिहाइडिक शुगर हो गई। तो इन दोनों का भी क्या है? एनोमेरिक कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी? नॉन रिड्यूसिंग। तो नॉन रिड्यूसिंग अगर किसी शुगर को अगर हमें लिंकेज पता है कि किस तरह का लिंकेज है तो हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी शुगर होगी? नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में देखें तो इसमें भी दो तरह के लिंकेज हमें देखने को मिल सकते हैं। ये फर्स्ट वाली कार्बन का एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन जो सेकेंड वाली शुगर है इसका फोर्थ वाला कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका जो C1 वाला होगा वो तो फ्री होगा, तो ये वाली शुगर क्या होगी? ये होगी रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि एक कार्बन क्या है? जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो फ्री है, तो वो क्या है? रिएक्शंस देगा, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस में। वहीं नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली शुगर का एनोमेरिक कार्बन हो गया, लेकिन इसमें भी सेकंड शुगर का कौन से C6 वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है। तो C1 तो फ्री है, या अगर C2 वाली C1 है वो फ्री है तो फिर कौन सी शुगर हो गई? रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शंस में। यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमने जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है कि एनोमेरिक कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें C1 C2 दे रखे हैं। सो यहाँ पे क्या है? सिंपली बताए ये वाला जब हम शुगर देखते हैं तो शुगर में हम नंबरिंग किसकी करते हैं? कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबरिंग नहीं करते। तो हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है, कौन से नंबर का है? तो यहाँ पे इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के लिए उस कार्बन को मेंशन किया जाता है। देखिए ये जो यहाँ पे C1 दे रखा है, तो ये जो फर्स्ट वाली शुगर का कार्बन है ये फर्स्ट वाले कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे C1 मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए तो ये वाली तो फर्स्ट शुगर का कार्बन है और यहाँ पे ये क्या करेगा? C2 के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। वहीं यहाँ पे ये एनोमेरिक कार्बन हो गया फर्स्ट शुगर का, लेकिन यहाँ पे ये C4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर भी वैसे ही है कि फर्स्ट वाली शुगर का कार्बन और यहाँ पे सेकेंड वाली शुगर का C6 नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा ना उससे बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। सो यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग पता करने के लिए इन कार्बन को मेंशन किया है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबरिंग पता चल जाए। अब नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ कुछ डाइसेक्राइड दे रखी है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोस एंड ट्रे हेलोस का हम देखते हैं। सोर्स देखते हैं एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। सो माल्टोस क्या होती है, कहाँ मिल सकती है? डाइजेशन बाय अमाइलेज और हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च।
सो अगर जब हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हमें क्या मिल सकती है, माल्टोस मिल सकती है। तो एक सोर्स तो ये हो गया। सेकेंड सोर्स है जर्मिनेटिंग सीरियल्स एंड माल्ट। तो जो सीरियल्स होती है उनके वो जर्मिनेट करती है तब उनसे भी क्या मिल सकता है, माल्टोस मिल सकता है। लैक्टोस कहाँ मिलता है हमें, मिल्क से। मे अकर इन यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अगर प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसकी यूरिन में भी क्या होगा, लैक्टोस प्रेजेंट होगा। वहीं अगर मिल्क में देखें तो मिल्क में लैक्टोस प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे मिल्क शुगर भी बोला जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें, सो इन लैक्टोस डेफिशिएंसी मैल एब्जॉर्प्शन लीड्स टू डायरिया एंड फ्लैचुलेंस। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लैक्टोज की कमी से क्या हो जाता है, मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। वहीं डायरिया जैसी कंडीशंस हो सकती है। वहीं सुक्रोज की बात करें तो ये क्या होता है, कैन एंड बीट शुगर बोलते हैं इसको, क्योंकि शुगर कैन से और ये हमें मिलता है। वहीं सोरगम, पाइनएप्पल एंड कैरेट रूट से भी हमें ये मिल जाता है। सुक्रोज की डेफिशिएंसी से भी क्या हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन लीड्स टू डायरिया एंड फ्लैचुलेंस। अब यहाँ पे अगर देखें तो ट्रे हेलोस, फंजाई एंड यीस्ट से हमें मिलता है द मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट्स, हीमोलिम्फ। ओके, सो यहाँ पे ट्रे हेलोस कहाँ प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो माल्टोस क्या होता है, माल्टोस के बारे में देखें तो ये किससे बना होता है, 2D ग्लूकोज से बना होता है। देखिए तो 2 शुगर यूनिट होंगी, शुगर यूनिट कौन से, ग्लूकोज शुगर यूनिट होगी। अब यहाँ पे जो शुगर यूनिट है वो किस तरह का लिंकेज बनाती है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। सो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली भी ग्लूकोज है और ये वाली भी ग्लूकोज है, दोनों ही कौन सी, अल्फ़ा शुगर है। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोज है, मतलब कि इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा यहाँ पर भी क्या है, नीचे की साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे की साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर पहले की आपने वीडियो देखे होंगे या फिर आपको अल्फ़ा किसे बोलते हैं ये पता होगा तो आप समझ जाएंगे। वहीं अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो माल्टोस का हाइड्रोलिसिस क्या कौन से एंजाइम्स के थ्रू हो सकता है, माल्टेस के। तो यहाँ सिंपली समझने वाली देखिए तो ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। अल्फ़ा 1,4 यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये तो एनोमेरिक कार्बन है, ये फोर्थ वाली, ठीक है, ये फोर्थ दे रखा है तो 1 2 3, ये फोर्थ वाले कार्बन के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सो माल्टोस में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, दोनों ही क्या होगी, ग्लूकोज यूनिट होती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माल्टोस के बारे में, इसमें लिंकेज कौन सा प्रेजेंट है, अल्फ़ा 1,4, मतलब पहला तो ये कौन सा एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन ये वाला भी एक एनोमेरिक कार्बन, तो इसका एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये कौन सी शुगर हो गई, रिड्यूसिंग शुगर हो गई। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये हेमी एसिटल था, ठीक है, और ये एल्कोहल है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शंस हुई, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया इनका, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला तो क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया। ओके, लेकिन ये कौन सा है, रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग एंड उसे बोलते हैं जहाँ का एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या कर सकता है, रिएक्शंस कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो माल्टोस क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट अगर देखिए सेलोबायोस, ये भी एक डाइसेकेराइड्स है, तो कौन सी 2 शुगर यूनिट इसमें प्रेजेंट होगी, 2 रेसिड्यूज ऑफ डी ग्लूकोज, तो ये भी क्या है, ग्लूकोज यूनिट से ही बना होता है। लेकिन माल्टोस से किस तरीके से डिफरेंस है, इसमें जो है बीटा फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें अल्फ़ा फॉर्म थी माल्टोस में, तो यहाँ पे बीटा फॉर्म है। तो सेलोबायस में देखिए ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, और देखा जाए तो ये वाला तो फर्स्ट कार्बन है, और ये वाला कौन सा, 1 2 3, यानी ये फोर्थ वाले के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ओके, मैमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलोबायोस। नेक्स्ट सुक्रोज के बारे में देखें तो सुक्रोज को बीट शुगर, कैन शुगर बोला जाता है। मोनोसेकेराइड यूनिट तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो एक शुगर यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज, और एक है फ्रक्टोज है, और इसका अल्फा और बीटा फॉर्म है। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है, मतलब ग्लूकोज में एक तो 6 कार्बन वाली शुगर है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसे पायरेनोस, पायरेनोस का मतलब क्या होता है कि 6 मेंबर्ड वाली जो रिंग होती है उसको हम पायरेनोस बोलते हैं। फ्रक्टोज क्या है, कीटोस शुगर है, तो कीटो हेक्सोस, क्योंकि 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसे फ्यूरेनोस, क्योंकि फ्यूरेनस होती है 5 मेंबर्ड रिंग। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है, अल्फा बीटा 1 2, तो देखिए यहाँ इसका तो अल्फा उठा लिया, यहाँ इसका बीटा, और 1 और 2 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाला तो फर्स्ट कार्बन है, और ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो हमने देखा था जो C1
C2 लिंकेज हमने देखा था, ये कहाँ देखा था हमने, नॉन रिड्यूसिंग में। तो सुक्रोज क्या हुई, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें जो लिंकेज प्रेजेंट है वो कौन सा है, C1 C2 है। मतलब कि दोनों ही जो हमारे मेन कार्बन है, जो रिएक्शंस देते हैं रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, वो कार्बन ही क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया इन्होंने, तो इसलिए क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। अल्फा C1 कार्बन ऑफ द ग्लूकोज इज लिंक्ड टू बीटा C2 कार्बन ऑफ द फ्रक्टोज, क्योंकि कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C2 पोजीशन पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए ग्लूकोज, ये तो हम देख चुके हैं। सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज बोथ एनोमेरिक ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप था, एक कीटोन ग्रुप वाला था, तो C1 C2 लिंकेज के कारण ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। वहीं हाइड्रोलाइसिस देखें तो इन्वर्टेज, जो सुक्रोज होती है हमारी, उसका हाइड्रोलाइसिस इन्वर्टेज एंजाइम्स के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखिए तो कुछ आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्वीटनर्स के बारे में दे रखा है, जैसे न्यूट्रिटिव और कैलोरिक स्वीटनर्स, और सेकेंड है नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रिटिव या कैलोरिक स्वीटनर्स क्या होती है, जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में क्या होती है, एक तो कैलोरी प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है, इसलिए उनको न्यूट्रिटिव बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें कैलोरी प्रेजेंट ही नहीं होती, ठीक है, तो उसका वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है हमको, नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इस तरह की शुगर को जिसमें कैलोरी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव या नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स। और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। यहाँ देखिए, दे एज दे स्वीटन विथ लिटिल वॉल्यूम दे में ऑल्सो भी रिफर टू एज हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। सो देखिए कुछ शुगर ऐसी होती है कि कुछ बहुत कम अमाउंट में क्या है, बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है हमें, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो स्वीट होती है। तो यहाँ पे कुछ स्वीटनर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे सेकेरिन जो कि यूज़ की जाती है, इट इज़ हीज स्टेबल एंड 400 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ये होते एलिटेम होते 200 टाइम्स, मोनेलिन होते 200 टाइम, और एस्पार्टेम होती है 180 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। अब यहाँ पे ये सारी स्वीटनर्स जो यूज़ की जाती है स्वीटनर्स वही दे रखी है। एसएस सल्फेम 200 टाइम, एलिटम 2000 टाइम, एस्पार्टम 180 टाइम, सेकेरिन 350 टाइम, सुक्रालोज 600 टाइम्स स्वीट होती है सुक्रोज से। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज भी क्या है, डाइसेकेराइड्स है। इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी होती है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और दोनों ही कौन सी होती है, बीटा फॉर्म होती है। सो यहाँ पे बीटा 1 फॉर लिंकेज प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो यहाँ पे एनोमेरिक C1 ऑफ द बीटा फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज इज लिंक्ड टू द C4 कार्बन ऑफ द ग्लूकोज। तो ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है। तो गैलेक्टोज का कौन सा, C1 कार्बन, ये C1 कार्बन है, और इसका 1 2 3 4, ठीक है। तो जो ग्लूकोज का C4 कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए तो बीटा 1 फॉर लिंकेज है, इसका तो एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे देखिए फ्री एनोमेरिक या रिड्यूसिंग एंड, तो ये कौन सी शुगर हो गई है, ये रिड्यूसिंग है, ठीक है, क्योंकि एक एनोमेरिक कार्बन फ्री है इसका। गैलेक्टोज इज द C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। सो यहाँ पे देखिए गैलेक्टोज क्या होता है, एपीमर्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। एपीमर्स वो होते हैं जो एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है। सो गैलेक्टोज और अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल सिमिलर होती है स्ट्रक्चर, बस C4 कार्बन पर ही उनमें डिफरेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको एपीमर्स बोला जाता है C4 पोजिशन पे, ओके। Lactose is a reducing sugar because the anomeric carbon of glucose is not involved in the glycosidic linkage, so it's free to react with oxidizing agents। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों है, क्योंकि जो एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज का वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ग्लूकोज तो हमारा ये है और उसका एनोमेरिक कार्बन ये है, इसलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो लैक्टेस एंजाइम्स के थ्रू इसका हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, इन इन्फेंट्स लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज बाय द इंटेस्टाइनल एंजाइम बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज, और या फिर उसे लैक्टेज बोल सकते हैं, टू इट्स कंपोनेंट मोनोसेकेराइड्स फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, लैक्टोज जो शुगर होती है, ठीक है, जैसे वो मिल्क में प्रेजेंट होती है लैक्टोज शुगर, तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए या लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइन में, जिसे हम लैक्टेज बोल सकते हैं। ये सिंपली इसका जो नाम है वो है बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज।
तो ये बीटा डी गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है, लैक्टोज को उसके कंपोनेंट में तोड़ देता है, मोनोसेकेराइड यूनिट में, जो मोनोसेकेराइड गैलेक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है, ताकि उनका एब्जॉर्प्शन हो सके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड में उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। द गैलेक्टोज इज एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड एपिमराइज टू ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने देखा कि C4 पोजीशन पे क्या होते हैं, ये एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं, ठीक है। तो गैलेक्टोज क्या हो सकता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। सो गैलेक्टोज जब ये एंजाइम्स का ब्रेक डाउन कर देगा लैक्टोज का, तो गैलेक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और फिर इसको फर्दर यूज़ किया जाएगा एज ए एनर्जी सोर्स। सिंस मैमल्स आर अनलाइकली टू एनकाउंटर लैक्टोज आफ्टर दे हैव बीन वीन्ड, मोस्ट एडल्ट मैमल्स हैव लो लेवल्स ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडिस, ठीक है। सो जो मैमल्स जो है मिल्क के अलावा दूसरे फूड को गेन करते हैं, ठीक है, मिल्क मतलब छोड़ देते हैं, उसके बाद खाना वगैरह वो खाने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है उनमें बीटा गैलेक्टोसाइडिस का अमाउंट, ये लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते वो। कॉन्सिक्वेंटली मच ऑफ द लैक्टोज दे माइट इंजेस्ट moves through their digestive tract to the colon when bacterial fermentation generates large quantities of CO2, H2O and irritating organic acids. सो क्या होता है जब मिल्क छोड़ देते हैं तो लेवल कम हो जाता है एंजाइम्स का जो ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का, तो उसके बाद अगर हम मिल्क लेते हैं तो क्या उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके मोनोसेकेराइड यूनिट में तो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है ना, और कन्वर्ट होता तो फिर उसे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब कर लिया जाता, लेकिन कॉलन में क्या हो जाता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होती है बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है, वो फर्मेंटेशन करते हैं वहाँ पे, और जिसके कारण क्या होती है प्रोड्यूस होती है CO2 प्रोड्यूस होती है, H2 प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। सो ये कंडीशंस क्या कहलाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाती है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, फ्लैचुलेंस, कॉलिक, पेन्स, एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लो, नॉइज़ी एंड वाइटरी डायरिया। सो यहाँ पे फ्लैचुलेंस का मतलब होता है पेट फूलना जैसी समस्याएं होती है, उसके अलावा ब्लोटिंग, नॉइज़िया मतलब थकान होना, क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। ट्रे हेलोस में देखें तो ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनाए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब ग्लूकोज यूनिट कौन सी है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर C1 है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों ही एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे ये शुगर कौन सी हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग। इट रिसेंबल्स सुक्रोज इन बीइंग अ नॉन रिड्यूसिंग एज इट हैज़ नो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। ओके, सुक्रोज में भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता, तो ये रिसेंबल्स करती है सुक्रोज की तरह। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है ये भी ग्लूकोज है, और इन दोनों का ही फर्स्ट कार्बन जो है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट अगर ट्री हेल्स की बात करें, ए नेचुरल प्रोटेक्टेंट फॉर बग्स। सो इंसेक्ट्स यूज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम टू सर्कुलेट hemolymph in insect blood. The blood sugar is not glucose but rather trehalose and unusual non-reducing disaccharides. So अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में जो ब्लड शुगर होती है वो होती है ट्राइहेलोस, और ट्राइहेलोस हमने देख लिया कि ये कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग है। ट्राइहेलोस इज फाउंड टिपिकली इन ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरली सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर वेरिएशंस एंड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस सच एज बैक्टीरियल स्पोर्स, फंजाई, यीस्ट एंड मेनी इंसेक्ट्स। सो जनरली ट्राइहेलोस की बात करें तो ये उन ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है जहाँ बैक्टीरियल स्पोर्स या फंजाई, यीस्ट मतलब इनमें हमें देखने को मिलती है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल स्पोर्स भी हमें पता है कि जब टेम्परेचर एडवर्स कंडीशंस होती है तो बैक्टीरिया स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। फंजाई, यीस्ट या फिर इंसेक्ट्स, ये सब कहाँ जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उनमें ट्रे हेलोस क्या रोल प्ले करता है, ये एक्ट करता है एक क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह। क्रायो प्रोटेक्टेंट का मतलब होता है कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से टिश्यू को बचाता हो, उसे हम क्रायो प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। तो ट्रे हेलोस भी क्या काम करता है कि जब टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, कम टेम्परेचर होता है तो टिश्यू डैमेज ना हो, उसमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जितने भी डाइसेकेराइड्स के बारे में देखा है वो सभी मेंशन है। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड्स के बारे में दे रखा है, और इनमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहे हैं वो बताया। तो सुक्रोज में वह पता अल्फ़ा एंड बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोलाइसिस पे ये भाई इन्हीं मोनोसेकेराइड्स को देंगे।
लैक्टोज की बात करें तो बीटा डी गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज और बीटा 1 फॉर गैलेक्टोसाइडेस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। माल्टोस में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, अल्फा 1 फॉर सेलोबायस में बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसाइड्स, और ट्री हेलोस में देखें तो नॉन रिड्यूसिंग है इसलिए अल्फा 1 1। सो यहाँ पे सिर्फ मोनोसेकेराइड यूनिट और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को याद रखने की रिक्वायरमेंट है, बाकी सोर्स और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।